वहाँ पर हमारे दादाजी का आड़त का काम था। जंग मंडी के अंदर आड़त की दुकान थी उनकी। ठीक है। जापान कंपनी को रुई की सप्लाई करते थे वो। अच्छा। पीपल वाली कुई थी कोई वहाँ। ठीक है जी। वहाँ पीपल वाली कुई के पास घर था। ठीक है। ताला लगा के आए घर पे कि हम वापस आ जाएंगे। और चाबी अपने जिनको घर दे पे के आए थे वो थे चाबी, मुजारे। हाँ मुजारे थे वो। मुजारे नहीं कह सकते उनको, पिताजी या हमारे कहते थे कि हमारा भाई है वो। वाह। अच्छा। तो उसमें रास्ते में हमारे फादर की बुआ थी एक, उसकी भी डेथ हो गई रास्ते में ट्रेन में ही। अच्छा। तो उनको बताते हैं कि रास्ते में ही किसी दरिया में, नदी में वहीं परवाह कर दिया। किस्मत होती तो मुन्नी की शादी में शामिल हो जाता, लेकिन खुदा को मंजूर नहीं तो बंदा क्या करे। कोई वक्त ऐसा था कि अगर आपके ख़ानदान की शादी होती तो सबसे पहले मैं होता था, लेकिन अब मजबूर हूँ, क्या करूँ, शादी पर हाजिर नहीं हो सकता। अगर आप आएँ तो आप जानते हैं कि हमारा घर आपका घर है। लिखने की तो कोई ख़ास ज़रूरत है ही नहीं। जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप लोगों का पाकिस्तान में ग़ुलाम हूँ, और अगर मैं मर भी गया तो मेरे भाई जब आप अपना नाम सुनाएंगे तो वो भी इसी तरह ग़ुलामी करेंगे जिस तरह के मैं हूँ। और ख़ान अल्लाह दिवाया लियाकतपुर चला गया है। मेरी तरफ़ से जो मिलने जुलने वालों हैं सबको सलाम। और मलिक राम लाल साहब, उनका भी लिखना कहाँ है और कहाँ रहते हैं। घर से निकले वो शाम को 4:30-5 बजे, कुछ पता नहीं। और उनको घर में भी, हम अपने बच्चों का भी वो नाम भूल चुके थे सबका। अच्छा। लेकिन उन्हें जंग याद था। उन्हें जंग याद था, जंग याद था और फतेह मोहम्मद याद था। ओए होए। मेरे को जंग जाना है। पूछते थे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है जंग? फतेह मोहम्मद के मोहम्मद। पास जाना है। तो वो गए, मिले नहीं आज तक। जागीर किशन मेहता साहब इतने दीवाने कि उन्हें इत्थों पैदल ही निकल गए थे, आज तक नहीं आए। अब फतेह मोहम्मद साहब ने, जैसे आपने मुझे फ़ोन पे बताया था कि 61 तक वो हमें चिट्ठियाँ तो भेजते ही रहे, पैसे भी भेजते। वो क्या था, किस वो बताएं। फतेह मोहम्मद जी, हमारे पिताजी बताते हैं कि फतेह मोहम्मद जी वहाँ से 500 रुपया भेजते थे। राम राम जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज पानीपत में मैं इसलिए कि यहाँ भी 47 की हवाओं ने सरगोशियाँ की थी। बड़े सारे लोग कहाँ कहाँ से आकर यहाँ बसे थे। उन्हीं में से जो ये परिवार है, ये झंग से आया हुआ परिवार है। और मॉडल टाउन में, पानीपत के मॉडल टाउन में हम लोग बैठे हैं। यहाँ का किस्सा 47 से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं कुछ और भी चीज़ें हैं जो आज भी ये परिवार ढूंढ रहा है। और उनमें से सबसे जो बड़ी चीज़ है वो तो ये है कि जिस मिट्टी को, जिस घर को, जिन खेतों को ये छोड़ कर आए थे, वो जिनके पास हैं उनके साथ हमारा राब्ता 1961 तक रहा, ख़तों के ज़रिए। और कोई इसके अलावा हमारा तालमेल का ज़रिया था नहीं। उसके बाद नहीं हुआ। आज 60 के बाद 61 साल और हो चुके हैं। इस परिवार के लोग ये चाहते हैं कि हम एक बार उस फतेह मोहम्मद से, उसके परिवार के लोगों से या झंग के कुछ और लोगों से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि 100% ये बात तय है कि आज भी झंग के अंदर इनके दादा परदादा का नाम गूंजता है। बाकी की कहानी दिवाकर जी से। दिवाकर जी, राम राम। जय श्री राम। राम राम जी। दिवाकर जी, पहले तो ये बताएं क्या है कहानी, दादा ने क्या सुनाया, पिताजी ने क्या सुनाया, कहाँ कैसे झंग से यहाँ पहुँचे। पहले झंग के बारे में बात करते हैं जी। झंग का जो आपका एक रसूख था, रकबे थे, मुरब्बे थे, उनके बारे में बताएं। नमस्कार। जंग के अंदर दादी हमारे पिताजी जो हमें बताया करते थे, सुनाया करते थे, वहाँ पर हमारे दादाजी का आड़त का काम था। जंग मंडी के अंदर आड़त की दुकान थी उनकी। ठीक है। और ज़मीन जो थी वो थी बहावलपुर स्टेशन पे। अच्छा, ठीक है। जो ज़मीनें जो ज़मीनें थी कई मुरब्बों के हिसाब से थी वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो थी बहावलपुर स्टेशन के पास, इतना बताते थे वो। और जापान कंपनी को रुई की सप्लाई करते थे वो। अच्छा। उनका आड़त का काम था, तो जापान कंपनी को वो रुई सप्लाई करते थे। ठीक है। और दादाजी जो थे हमारे, वो 2 भाई थे।
मेरे दादाजी का नाम पंडित सुंदरलाल, ठीक है। और उनके जो भाई थे उनका नाम था पंडित मोहनलाल। ठीक है। अच्छा, ये पंडित कैसे हुए, मैं वो ज़रा पूछना चाहूँगा। आप किस जी। बिरादरी से आते हैं? पंडित हैं हम, पंडित हैं। मोहयाल ब्राह्मण। मोहयाल ब्राह्मण है, जी। ठीक है। गोत्र क्या हुआ हमारा? वशिष्ठ। वशिष्ठ, जी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो ताया जी के हमारे भाई थे वो पोस्ट मास्टर थे वहाँ ठीक है। जंग के अंदर ही। और जहाँ रह रहे थे जंग में, जहाँ मकान था, तो वहाँ वो बताया करते थे कि पीपल वाली कुईं थी कोई वहाँ। ठीक है जी। वहाँ पीपल वाली कुईं के पास घर था, ठीक है। और आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी तांगे का जो है वो इस्तेमाल करते थे। इस्तेमाल करते थे, ठीक है जी। तो जो रकबों की क्वांटिटी थी वो कितनी बताते थे वो, कि कितना था? वो करीब मुरब्बों में थे कि काफ़ी थी, कई मुरब्बे भी तो 25 एकड़ के आसपास होता है, जी। तो उसी हिसाब से कि काफ़ी थी। और एक्सपोर्ट था। एक अच्छा लैंडलॉर्ड अच्छी, परिवार था। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा। जी। 47 की बात को अगर याद करें, उन्होंने कहानी तो ज़रूर सुनाई होगी जी, कि जी। कैसे आए थे। हाँ, वो ज़रा बताएं कि कैसे आए थे। उसमें ऐसा था, वहाँ पर दादाजी का रसूख अच्छा था हमारे वहाँ, तो आस पड़ोस में बहुत प्यार था, मिलना जुलना सबसे। तो दादाजी हमारे आने को तैयार नहीं थे। ठीक है। वो कहते थे कि सरकारें बदलती हैं, कभी मुल्क भी बदले, कभी ज़मीन भी जनता नहीं बदलती, प्रजा हाँ, नहीं बदलती, जनता नहीं बदलती, सरकारें बदलती। सरकारें बदलती। तो वो अड़ गए कि मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो अपनी ज़मीन जन्मभूमि अपनी छोड़ के जा ही नहीं सकता, मैं जाऊंगा ही नहीं। अच्छा। ये तो लास्ट में फिर वहीं के कुछ जो मौजूद लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई हम कहाँ तक अब आपकी हेल्प करें। आपकी हेल्प करें, भाई ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो जाए, हाँ। ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो आप निकल जाओ। उनके कहने से तो वो फिर लास्ट में आए, बहुत लास्ट में आए वहाँ मतलब से। तब तक हमारे दोनों देश अलग अलग हो चुके हाँ, थे। अलग हो चुके थे। तो वहाँ से उसके बाद फादर भी हमारे बताते थे कि जब वो ट्रेन से आए, फादर हमारे 18-19 साल के थे उस समय, तो वो कहते कि जब हम ट्रेन से आ रहे थे, पूरा परिवार था, घर से तो कुछ लेके नहीं आए, वहाँ से तो ताला लगा के आए घर पे कि हम वापस आ जाएंगे। और चाबी अपने जिनको घर दे पे के आए थे वो थे चाबी, मुजारे। हाँ मुजारे थे वो, मुजारे नहीं कह सकते उनको, पिताजी हमारे कहते थे कि हमारा भाई है वो। वाह, अच्छा। और हमारे दादाजी ने वो बचपन से ही वो साथ रखा हुआ था, फतेह मोहम्मद नाम था उसका। ठीक है। तो उसके बाद भी खैर लेटर भी आते रहे उनके। हाँ। तो ट्रेन से आए वो जैसे ही, तो पिताजी एक कहानी सुनाते हैं उसमें कि उनके बुजुर्ग भी थे और भी थे साथ में। तो रास्ते में किसी स्टेशन के ऊपर पानी के लिए उतरे, पानी लेने के लिए। पिताजी पानी, यंग थे 18-19 साल के। तो कहते कि वहाँ गए तो एक पुलिस वाले ने जूता मारा उनकी छाती के ऊपर। अच्छा। कि भागो यहाँ से, नहीं तो यहीं ख़त्म हो जाओगे, जैसा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डर के उनके परिवार वालों ने बुलाया वापस कि भैया कोई बात नहीं। तो उसमें रास्ते में हमारे फादर की बुआ थी एक, उसकी भी डेथ हो गई रास्ते में, ट्रेन में ही। अच्छा। तो उनको बताते हैं कि रास्ते में ही किसी दरिया में, नदी में वहीं परवाह कर दिया था। तो यहाँ लाने का तो रास्ते में मतलब ही नहीं था, अपना ही वो हाँ। नहीं था ठिकाना कोई। तो ऐसे रहा वो। अब ये जो चिट्ठियाँ आई हुई हैं ना, मेन मुद्दा ये है। ये तो था परिवार का इंट्रो कि ये परिवार कौन है, क्या है। हमारे हाथ में कुछ चिट्ठियाँ हैं, जिन चिट्ठियों की बदौलत ये परिवार ये चाहता है कि किसी तरह इन चिट्ठियों को लिखने वाला वो शख्स सामने आ जाए जिसने लिखा है। और इसके अंदर बड़ी मोहब्बत है, एक मोहब्बत की खुशबू है। उस मोहब्बत के हवाले से ही दिवाकर जी ने मुझे कहा था कि केशव भाई पानीपत आओगे ना तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा, आपके लिए तो बड़ी कमाल की होंगी, लेकिन हमारे को उससे कुछ मुनाफा होगा मोहब्बत वाला। तो उस मोहब्बत के हवाले से इन चिट्ठियों के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमने, हमारे एक शाहिद भाई हैं, सलार मोहल्ला रोहतक से उनका परिवार गया था, मुल्तान में रहते हैं, उनसे इसका तर्जुमा करवाया है। वो आपको ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन वीडियो के एंड में।
फ़िलहाल ये बता देते हैं कि ये चिट्ठियाँ कब से आया करती थी और इन चिट्ठियों के अंदर मतलब एक मोटा मोटा लब्बो लुआब क्या है वो ज़रा बता देते हैं। तो जिन्हें हम लोग चाबी या ज़मीनें दे के आए थे, वो परिवार उनका था जो हमारी ज़मीन पे उस मुजारे टाइम बोलते थे मुजारे उस समय। जी काश्तकारी करते थे। जी, जी। तो उनकी ये चिट्ठियाँ हैं बेसिकली, जी, और उनका नाम है फ़तेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद। अब फ़तेह मोहम्मद साहब ने, जैसे आपने मुझे फ़ोन पे बताया था कि 61 तक वो हमें चिट्ठियाँ तो भेजते ही रहे, पैसे भी पैसे भी भेजते वो क्या था, किस वो बताएं। एक परिवार था वो। ठीक है। फतेह मोहम्मद भी परिवार का ही हिस्सा था। बिल्कुल। 47 में आने के बाद हम्म, पंजाब में रुके। उसके बाद हमारे दादाजी को करनाल के अंदर मकान अलाट हुआ। ठीक है। वहाँ से दादाजी ने लेटर लिखी फतेह मोहम्मद को, हम्म, तो इनका संपर्क संपर्क शुरू हुआ वहाँ। हम्म, तो वहाँ फतेह मोहम्मद जी, हमारे पिताजी बताते हैं कि फतेह मोहम्मद जी वहाँ से 500 रुपया भेजते थे। 500 रुपया साल का, महीने का, महीने का 500 रुपये जी। भेजते थे। और बड़ी बात। उन्होंने ये भी कहा था कि जब मेरी बुआ की, मुन्नी बोलते थे उनको, हाँ जी। मेरी बुआ की जब शादी होगी तो उसकी शादी में मैं खुद आऊँगा, हाँ। और जेवर वगैरह जो भी लेना है आपने कुछ नहीं लेना, मैं खुद लेके आऊँगा। वाह। और वो 500 रुपये बेचते थे। तो दादाजी ने हमारे गुस्से से उसको लेटर लिखा, ठीक है। और फादर हमारे बताते हैं, दादी भी हमारी बताती थी कि उस गुस्से में गालियाँ भी उसको लिखी अच्छा, कि बोलो बोलो, आज बोल सकते हो। हाँ। तो वो बोला उनको कि कोई ज़रूरत नहीं है पैसा भेजने की, हाँ। तू 500 भेजता है, मुझे यहाँ 100 रुपया मिल रहा है। मेरे को ना यहाँ दादाजी की वो टोन याद आ रही है। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, शायद दिवाकर जी शर्मा रहे हैं वो बात ना कहते हुए, मुझे मैं बड़े बुजुर्गों में बैठा हूँ, मैं वो कहना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। ज़रूर हमारे बाबूजी ये कहते होंगे। तो वो जो क्योंकि भाई झंगी परिवार है, तो झंग के लोग मैंने पहले भी बताया था बड़े लड़ाके होते हैं। तो और इस मामले में वो बिल्कुल नहीं झिझकते कि वो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं गालियाँ, उन गालियों का वो जब इस्तेमाल करते हैं प्यार मोहब्बत में, वही गाली उन्होंने दी होगी और कहा होगा, हुण तेनू भेजन दी कोई लोड़ कोई नहीं। तो नहीं, वो दादाजी कहने लगे कि तू 500 भेजता है, तू नुकसान कर रहा है। अच्छा। मेरे को 100 मिल रहा है, बाकी कहाँ गया? बाकी तो इधर उधर जा रहा है, कोई सरकार ले रही है, जो भी जा रही है, अच्छा, कट रहे हैं बीच में। मतलब जो 500 आते तो थे, 500 वो 100 रुपये मिलते थे इनको, जो मनी ऑर्डर वगैरह या हाँ, रजिस्ट्री मनी जो ऑर्डर भी आती वगैरह थी, जो भी भेजते थे, 500 भेजते थे। वो बताते थे कि 500 भेजे हैं, हाँ हाँ, और इनको मिल रहे हैं 100 रुपये। ठीक तो है। वो उसमें गुस्सा करते थे कि तू क्यों नुकसान करने पे तुला हुआ है, अपना ही तो कर रहा है। अपना ही तो कर रहा है। उनको बच्चों की तरह पाला। फतेह मोहम्मद भी उनको बाप की तरह ही मानता था। अच्छा, लेकिन यहाँ हैरानी की बात है कि वो 500 भेजता था, बाबूजी और को 100-150 जो भी 100 मिलता था, 150 जो भी मिलते थे, तो वो गुस्सा होते थे कि भैया नुकसान हो रहा है घर का। नुकसान हो रहा है। यस, ये था वो प्यार था। भाई तू ना भेजा कर, हाँ। तू अपने पास ही रख ले। हाँ, तू मत भेज, या जब तू आएगा तब ले आई हो। और ये लेटर आते थे हमारे करनाल वाले एड्रेस करनाल वाले एड्रेस पे आते थे। ये जो लेटर्स हमारे पास रखे हैं ना, ये पेन से लिखे हुए हैं और बड़ी खूबसूरत लिखाई है, और इनके बीच में वाकई वो बातें लिखी हैं जो ये कह रहे हैं। मैं इसको आपको लास्ट में ज़रूर सुनवाऊँगा। और इसमें वो भी लिखा है कि मैं आऊँगा तो बुआ की शादी का जिक्र इसमें भी हुआ है, और आके मैं उनके पैरों को हाथ लगाऊँगा। दादाजी की बात हो रही है। और उसके बाद आपने बताया था कि फिर 61 तक ये चिट्ठियाँ आई। 61 तक आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, करनाल से यहाँ आ गए, पानीपत में हम शिफ्ट हो गए। ठीक है। कौन वो सा सन? मकान बेच के 60-61 के आसपास ही आए। हम्म, तो उसके बाद क्या हुआ, फादर हमारे वही लेटर वगैरह का जो था सिलसिला फादर के हिसाब से ही चलता था, वही चला रहे थे। तो फादर हमारे आर्मी में ठीक है। भर्ती हो गए थे। ठीक है। उस समय हालात ठीक नहीं थे, तो आर्मी में चले गए, तो उनके पास समय ही नहीं रहा फिर। हम्म, तो उसके बाद लेटर जो है वो आना जाना, यहाँ का शायद एड्रेस भी नहीं उनको दिया। हम्म,
नहीं तो यहाँ भी हो सकता था कि वो यहाँ लेटर आते, तो उसके बाद 61 के बाद ये लेटर आने बंद हो गए। मैं एक चिट्ठी आपको अभी सुनवाना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी ज़रूर कहेंगे कि यार सुनवा नहीं रहा, और मैं भी चाहता हूँ कि आप वो एक चिट्ठी सुने, उसके बाद आपको और भी सुनवाता हूँ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ है ये जंग तो लिखींदा पे 22 मार्च 1961 को बखिदमत जनाब बराती और जागीर कृष्ण और गोपाल साहब। अस्सलाम वालेकुम के बाद अर्ज़ है कि इस जगह खैरियत और आपकी खैरियत खुदा बंदे करीम से नेक मतलूब। सूरत हवाल ये है कि आपका कार्ड बहुत मुद्दत से मिला, पढ़कर दिल को तस्कीन हुई। लाले सुंदर लाल की वफ़ात का कुछ पता ना था, चूँकि मैं ईद वाले दिन रोज़ आया था और उसी रोज़ जनाब का ख़त मिला और तकरीबन 1 घंटा अंदर बैठकर रोया। सुंदरलाल जी कौन थे? दादाजी। दादाजी। इन्होंने बताया कि सुंदरलाल जो दादाजी थे, उनकी वफ़ात का इन्हें पता नहीं था, और जब इन्हें पता चला तो वो 1 घंटा अंदर बैठकर रोए थे। अच्छा वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस ज़माने ने यहाँ तक पहुँचा दिया। अच्छा खैर, जो पिछले 1947 का कपास का नुकसान हुआ था, मैं मर गया था। अभी तक भी जो उस वक्त नुकसान हुआ था और लोगों ने मुझे मुकदमेबाजी की थी, बड़ी मुश्किल से इस वक्त मैं बिल्कुल फारिग हुआ हूँ। अच्छा रहे मौका तो ज़िंदगी में हज़ारों मरतबे आते हैं, कभी ऊंचा और नीचा। मैं इस वक्त लियाकतपुर से जंग आया हुआ हूँ, और जो छोटा भाई जिसका नाम अल्लाह दिता था, वो पिछले साल 10वीं क्लास से फ़ेल हो गया था और इस साल फिर 10वीं का इम्तिहान दे रहा है। और एक लड़की का रिश्ता कर दिया था जो छोटी थी, इसका अभी तक कहीं नहीं गया, और उस वक्त तक बड़ी इज़्ज़त के साथ वो वक्त पास हुआ था। ये सब आपकी बदौलत है, ये सब लाला जी की दी हुई है कि मैं आज शाम की गाड़ी से लियाकतपुर जा रहा हूँ। इसका ख़त का जवाब मुझे लियाकतपुर में देना। मेरा पता मदरजा झेल है, ज़िला रहीम यार ख़ान, तहसील लियाकतपुर, ख़ास लियाकतपुर, पुरानी मंडी लियाकतपुर। मलिक फ़तेह मोहम्मद पंवार राजपूत को मिले। थोड़ा सा और भी रह गया है, पूरा लेटर सुन लीजिए। उसके बाद वो लिखते हैं, अच्छा खैर, ये तो मुझे आपका ख़ानदान पर भरोसा है कि हमारा वक्त ऐसे गुजारा था कि जो ना मैं तमाम ज़िंदगी भूल सकता और ना आपके बच्चों तक भूल सकते हैं। कभी वो दिन भी आएंगे जो मैं आपको इन आंखों के साथ देखूंगा और मिलूंगा। मैं आपके पास खुद आता, लेकिन चूँकि अब पासपोर्ट बनवाने में देर लगती है, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता। अगर खुदा ने खैर रखी तो हाड़ या सावन के महीने में खुद आऊँगा। और अगर और कोई पहचानने वाला नहीं है तो वीरा जी तो ज़िंदा हैं, मेरी तरफ से दादी। उनके पाँव पकड़ना और कहना कि अगर ज़िंदगी रही तो आपके कदमों पर ऐसे ही हाथ आकर रखूँगा, और मुन्नी को प्यार अगर अगर मुन्नी बुआ। मुन्नी बुआ। सुनने वाले गौर फरमाएं, इन्होंने ये कहा है कि वो दादी के पाँव पे आके हाथ रखेंगे, जैसे शायद वहाँ रखा करते थे, वो चाहते हैं। और मुन्नी जो इस परिवार की बुआ, मतलब इनकी बुआ, जो आज तो हमारे बीच में शायद नहीं है। किस्मत होती तो मुन्नी की शादी में शामिल हो जाता, लेकिन खुदा को मंजूर नहीं तो बंदा क्या करे। कोई वक्त ऐसा था कि अगर आपके ख़ानदान की शादी होती तो सबसे पहले मैं होता था, लेकिन अब मजबूर हूँ, क्या करूँ, शादी पर हाजिर नहीं हो सकता। अगर आप आएँ तो आप जानते हैं कि हमारा घर आपका घर है। लिखने की तो कोई ख़ास ज़रूरत है ही नहीं। जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप लोगों का पाकिस्तान में ग़ुलाम हूँ, और अगर मैं मर भी गया तो मेरे भाई, जब आप अपना नाम सुनाएंगे तो वो भी इसी तरह ग़ुलामी करेंगे जिस तरह के मैं हूँ। और ख़ान अल्लाह दिवाया लियाकतपुर चला गया है। मेरी तरफ से जो मिलने जुलने वालों हैं सबको सलाम। और मलिक राम लाल साहब, उनका भी लिखना कहाँ है और कहाँ रहते हैं। जनाब जी, ये थी मोहब्बत जो हमें मजबूर कर देती है कि हम रोएं ना, ज़ार ज़ार रोएं। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह के थे वो लोग। यहाँ बहुत सारे लोग जब इन चीज़ों को पहली बार सुनेंगे तो उन्हें इस बात का एहसास ज़रूर होगा। और आज मैं अगर इनके पास बैठा हूँ तो उसी मोहब्बत की वजह से कि मैं भी चाहता हूँ कि
ये परिवार जो सरहद के उस पार बैठा है और ये परिवार जो यहाँ बैठा है, इनके बीच में एक बार इन्हें पता चल जाए कि हाँ जी वो लोग सही सलामत हैं। शायद उन्होंने कोशिश की होगी 100% उसी दिल से, उसी शिद्दत से उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन इन्होंने वो जगह ही छोड़ दी है, वो जी। एड्रेस ही अब नहीं है, तो वो लेटर्स भी आने शायद बंद हो गए होंगे। इस तरह के कई सारे केसेस मेरे सामने आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि हाँ जी पहले चिट्ठियाँ आन दिया हम कोई नहीं आन दिया। तो क्योंकि उन लोगों ने रास्ते अपने अपने एड्रेसेस चेंज कर लिए हैं। इसके अलावा एक और बात है इस परिवार की दीवानगी की, झंग की, मोहब्बत की, कि झंग इनके अंदर इतना ज़्यादा कैसे वो बसा हुआ था कि उनको दिन रात, मैं बुज़ुर्गों की बात कर रहा हूँ, झंग ही झंग दिखाई देता था। आप बता रहे थे कि 2004 में एक किस्सा हुआ था कि पिताजी इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने इसे ही एक धर्मशाला समझना शुरू कर दिया था और ये कहना शुरू। क्या था वो किस्सा? 2004 से कुछ समय पहले ही उनकी ना याददाश्त जो है वो कम होती गई। ठीक है। लेकिन वो याददाश्त कम होने के बाद उनको ऐसा महसूस होता था कि मैं तो जंग में रहता हूँ, ये यहाँ कहाँ आ गया मैं। मतलब यहाँ तो हम किसी गैर जगह पे नहीं, हमें बोलते थे वो कि सबको कि कब तक इस धर्मशाला में रहोगे, अच्छा, तुम तैयारी क्यों नहीं करते वापस जाने की। तो हम पूछते थे कि कहाँ जाना है, तो कहते थे कि जंग। अच्छा, इतना कहते थे कि भाई तुमने यहाँ रहना है तो रहो, मुझे कोई वो नहीं है, मैं तो वापस जा रहा हूँ, जंग जाऊँगा मैं तो। और ऐसा ही हुआ। एक शाम घर से निकले वो शाम को 4:30-5 बजे, कुछ पता नहीं, और उनको घर में भी हम अपने बच्चों का भी वो नाम भूल चुके थे सबका। अच्छा, लेकिन उन्हें जंग याद था। उन्हें जंग याद था और फतेह मोहम्मद याद था। ओए होए। मेरे को जंग जाना है। पूछते थे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, जंग फतेह मोहम्मद के पास जाना है। तो वो गए, मिले नहीं आज तक। अच्छा, मतलब वो यहाँ हमसे जब गए, इस घर से जब गए, तो उसके बाद आप लोगों को नहीं मिले वो। बहुत ढूंढा हमने, कई साल तक ढूंढते रहे। जब गए थे पिताजी 2004 में, तब उनकी उम्र अंदाज़ा कितनी थी? फिर 17-18 के तो वो तब थे जब आए थे। हाँ। तो आज के वही 17-18 अगर हम पीछे माइनस कर दें तो उस टाइम 70-72 साल के थे या 75 साल के थे, बस इतने थे। जनाब जी, बड़े सारे परिवारों से मिला हूँ, बड़ी सारी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन यहाँ एक पहली बार और अजीब सी बात है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उनकी दीवानगी झंग से दिख रही है कि उन्हें अपने झंग जाना था, इसे वो सराय समझने लग गए थे। अपने ही घर को, अपने ही परिवार को ये कहना कि तुसा इत्थे रवना तो रहो, नहीं तो मैं तां झंग जाना है। तो फतेह मोहम्मद साहब से आप अगर कुछ कहना चाहते हैं या झंग के लोगों से कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप अपना मैसेज ज़रूर दे दें, ताकि आपकी आज वाली जो ये कोशिश है, हमारी जो ये बैठक है, ये मुकम्मल हो कि ये सिर पे चढ़े। तो आप अपनी रिक्वेस्ट ज़रूर इन लोगों से करें। जी, मैं झंग के लोगों से यही विनती करता हूँ कि अगर उनको फतेह मोहम्मद जी अगर हैं या उनके बच्चे होंगे, जैसे उन्होंने लेटर में भी हमें बताया था कि उनके परिवार वालों को वो खुद बता के जाएंगे, कभी भी हमारे परिवार का वहाँ आना हुआ तो वो उसी हिसाब से ही प्रेम रहेगा। अगर कोई मिलता है तो हम ज़रूर चाहेंगे कि उनके साथ हमारी बातचीत हो, मुलाकात हो, आना जाना हो। एड्रेस वगैरह जो है वो अब देख देना इसमें। बिल्कुल, वो सिंपल सा ज़रिया है जी। आप कमेंट्स करेंगे तो इस बार मैं नहीं, ये परिवार जवाब देगा। अगर जो भी आदमी रब्ता करना चाहता है तो वो ये परिवार जवाब देगा। और दूसरा, इन्होंने नहीं कहा लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि उन ज़मीनों पे क्या आज भी कपास उगाई जा रही है या कुछ और है। अगर कुछ है तो हमें बताएं।
हम वो तस्वीरों में देखना चाहते हैं, हम वो महसूस करना चाहते हैं कि हाँ जी, आज भी उन ज़मीनों पे अगर कुछ उगाया जा रहा है, बोया जा रहा है, तो उस दौर में भी तो हमारे बुज़ुर्ग ऐसा ही कुछ करते होंगे। तो बस उस मिट्टी से शायद इनका वही लगाव है जिस वजह से आज ये बैठे हैं और भरे मन से ये कह रहे हैं कि फ़तेह मोहम्मद साहब से एक बार ज़रूर बात हो। इस वीडियो में यही वो बातें थी जिनको कहने के लिए इन्होंने मुझे और मैंने इनके साथ ये वक्त गुजारा। बाकी कुछ और लेटर्स भी हैं जिनकी मैं ऑडियो आप लोगों को ज़रूर सुनवा देता हूँ, आप ज़रूर सुन लें और उसके बाद आपको सब चीज़ों का पता चल जाएगा कि वाकई कितनी मोहब्बत थी। और हाँ, आप ये मत कहिएगा कि भाई ये झंग के तो हैं लेकिन झंग ही भूल गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जनाब जी, बंदे ने मुझे भी याद है। क्यों दिवाकर जी? बिल्कुल सब याद है जी। कुछ और भी याद है हम क्यों साढ़े जेड़े वेखन वाले ना अक्सर याद हैं कि नहीं यार तुसां झूठ बोलेंदे तुसां झूठ बोलेंदे वो ते ए बंदे इवें नहीं, इवें कुछ नहीं। हाँ एक्चुअली क्या है, समय दे नाल सब कुछ बदल गया। हाँ जैसा जैसा माहौल आई तो वैसे वैसे बदलते गए धीरे बिल्कुल। लेकिन आप अपने परिवार अपने घर अज भी जरूर जेले भी पुरानियां गल्लां करे ने तो फिर कई ऐसे ऐसे शब्द हैं हाँ वो ते उन्हीं की ओ ना ना वो ते क्या आखदे निशानी छोड़ वेंदे निशानी छोड़ जी। ते एक आई झंग दा दीवाना सरदारी लाल ते उस तो बाद झंग दा इत्थे ए मैं इस दीवाने नूं क्या नाम देवां कि जेड़ा वो दीवाना सरदारी लाल सहगल दी इच्छा रही कि वो झंग जावे, वो झंग हो के आया, लेकिन जेड़ा ए परिवार है बाबूजी तो पूरा नाम क्या है? जागीर किशन मेहता। जागीर किशन मेहता साहब इतने दीवाने कि उन्हें इत्थों पैदल ही निकल गए थे, आज तक नहीं आए। इसनों दीवानगी ना आखूँ तो क्या आखूँ, इतनी दीवानगी कि अपने परिवार में ही छोड़ के झंग वाले पासे चला गया बंदा। केशव भाई, ये जो पहला लेटर है ये लियाकतपुर से 21 अप्रैल 1961 को मलिक फ़तेह मोहम्मद साहब लिख रहे हैं जागीर किशन साहब को, और वो लिखते हैं सलाम मसनून, मिजाज शरीफ जनाब का नवाजिशनामा 20/4/1961 को सादिर हुआ। ख़त को बार बार पढ़ा, आपके ख़त का हर लफ्ज़ नक्शे दिल करवाया ताकि इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो। ख़त में एक बात ऐसी जहन में याद आई कि जिसने मुझे खूब रुलाया। बात यह है कि इतने अरसे लगे, अगर लाला जी ज़िंदा होते तो वो मुझे कार्ड ना लिखते। खैर, मैं समझा कि जागीर किशन को फुर्सत नहीं होगी या लिफाफा दस्तयाब ना हो सका होगा। बड़ों की बात बड़ी होती है, मुझे ज़िंदगी में आप भूल नहीं सकते। आप यकीन कीजिए कि 1947 में मुझे 90,000 का नुकसान हुआ था और मैं पागल हो गया था, मगर ख़राबी दिमाग में भी आपकी याद जावेद थी। और वो वक्त भी ऐसा था कि भाई भाई का साथ ना रहा, मगर मैं फिर भी भागता पड़ा, मगर मेरे लिए कोई जगह दस्तयाब ना हुई, कोई जगह ऐसी ना हुई, क्योंकि ख्वाह इनकलाब ज़माना बुरा था मगर मेरी रूह नहीं बदली थी, क्योंकि मैं आपके घर का नमक ख्वार था। इसके अलावा वो मुझे पता नहीं अगू लफ्ज़ नहीं पढ़ी ना पाया, यानी मैं इंसान आपके ज़रिए बना हूँ। शायद वादबिन के इसके अलावा मुझे बुद्धू लगा। मैं इंसान आपके ज़रिए बना हूँ, आपको कैसे भुला सकता हूँ। बंदा आपका खादिम था, मजबूरियों की वजह से दूर है। मैंने सुराग निकाला है, कराची में पासपोर्ट बनता है मगर बड़ी दिक्कत पेश आती है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में हर खेल खेला है मगर आपकी मुलाकात की खेल का अरमान रह गया है। वो भी ऐसा है कि चंद रोज़ में पूरा हो जाएगा। बंदा ख़त ना लिख सका, मजबूर था।
अग्गू पता नहीं कोई लफ्ज़, 4 मुकदमे मुझ पर थे, अल्लाह रिवाया मेरे साथ धोखा करके हर चीज़ समेट कर अपने मुल्क में चला गया था। बंदा जब किसी कैसी हालात से फारिग हुआ तो आपका ख्याल पैदा हुआ। मैं हर कोशिश करता रहा कि आपका पता चले। आपने बहुत अच्छा किया कि एक दूसरे आदमी के नाम लिख कर तारीख़ को ज़िंदा किया। बंदा आपका मशकूर, बंदा आपके साथ दोस्ती नहीं रखता, बंदा आपकी ग़ुलामी का दावा रखता है और ग़ुलाम है। अगर ज़िंदगी में कोई मौका मिला तो बंदा ये बात ज़ाहिर करेगा। खैर, ज़िंदगी के दिन बीत रहे हैं और लाला नज़र लाई, पता नहीं कुछ में ना लिखा है का पता नहीं है कि वो इस दुनिया से कब रुखसत हुए। उन उनकी क्या पर गया था हमारा जो फ़ख्र था, जो हमारे किले थे, वो तो सब टूट गए। मगर अल्लाह का करम है कि आपने अपने ग़ुलाम को याद फरमाया। अच्छा, खैर, इस दुनिया में आया हूँ, यहाँ क़याम नहीं बन सका, कुछ वक्त रह कर परिंदों की तरह उड़ गया। हम भूले नहीं हैं, आपकी याद आती है। अच्छा, मशीते इज़्दी यानी कि खुदा दे तरफों जो भगवान ने चाहा था, इसका मतलब ये होंगे मशीते इज़्दी ने हमारी मुलाकात हुई तो भाई बराती लाल कहाँ हैं, मुलाजिम हैं, कोई घर हैं। जब आप ख़त लिखवाने बैठना, मेरी दिमागी पता नहीं अग्गू के लिखते पर नहीं पढ़ना पाया। भाई बराती लाल का एड्रेस दें ताकि उनसे भी ख़त के ज़रिए मुलाकात हो सके। आपने अल्लाह दिता के बाबत लिखा है। अल्लाह दिता बहुत अच्छा, जो उसका कद तकरीबन 6 फुट है और वह जंग में इस वक्त है। इस नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर सुराग ख़ान का लड़की थी जो कि सेहत के लिहाज से शुक्रिया।